गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट जो हमने टॉपिक किया था वो था डेफिनेशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ एंड नेचर ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, जिसमें हमने ओपनहाइम की जो डेफिनेशन दी गई है उसको हमने डिस्कस किया था और इसी के साथ यह भी देखा था कि अंतर्राष्ट्रीय विधि है या नहीं। तो हम ये नहीं कह सकते कि अंतर्राष्ट्रीय विधि नहीं है, परंतु हम यह कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि जो है विधि तो है, परंतु वह राष्ट्रीय विधि की तरह पावरफुल नहीं मानी जाती है। इसे हम दुर्बल जो विधि है उसकी संज्ञा दे सकते हैं। आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ जो है उससे हम देखते हैं तो नॉर्मली सोर्सेस का मतलब होता है उद्गम। सामान्य तौर पर जो हमारे सामने जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है वह कहाँ कहाँ से हमको प्राप्त होती है या उनके उद्गम के कौन कौन से सोर्सेस हैं या उनके उद्गम या उनका जो डेवलपमेंट हुआ है वह कहाँ कहाँ से हुआ है, उस आधार पर हम सोर्सेस को पढ़ेंगे। सोर्सेस जो है वह दो भागों में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट है आपका सारवांश स्रोत, जिसे कहा जाता है मटेरियल सोर्सेस, और सेकंड है फॉर्मल सोर्सेस या औपचारिक स्रोत। जो फॉर्मल सोर्सेस जो होते हैं ये जो होते हैं नॉर्मली जो मेटेरियलिस्टिक सोर्सेज जो हैं पहले हम वो देखेंगे। मेटेरियलिस्टिक जो सोर्सेज है वो होते हैं द मटेरियल, हिस्टोरिकल और इनडायरेक्ट सोर्स रेफर्स टू द कंटेंट आउट ऑफ विच द लॉ इज मेड। और इसी प्रकार जो सेकंड जो है फॉर्मल सोर्सेज, तो फॉर्मल सोर्सेज कौन से होते हैं? द फॉर्मल सोर्सेज या द फॉर्मल legal and direct source contents of act or facts whereby the contents in the clothed with legal validity and obligation force। तो सारवांश स्रोत वो है से तात्पर्य उस सामग्री से है जिससे विधि निर्मित होती है और इसे विधि की विषय वस्तु कहा जाता है। और दूसरे जो स्रोत है वो है आपके औपचारिक स्रोत। औपचारिक स्रोत जो है वो है औपचारिक विधिक प्रत्यक्ष स्रोत उन कृत्यों या तथ्यों को से बनते हैं जिनके द्वारा इस विषय वस्तुओं को विधिक वैधता या बंधनकारी बल प्रदान किया जाता है। तो जो फॉर्मल और मैटेरियलिस्टिक जो सोर्सेस होते हैं जो दोनों इस प्रकार हैं। फर्स्ट है आपका इंटरनेशनल कन्वेंशन। इंटरनेशनल कन्वेंशन है आपका अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय। दूसरा है इंटरनेशनल कस्टम्स, अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं। तीसरा है आपका जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय द सिविलाइज्ड नेशन, सभ्य राज्यों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य नियम। फिर है डिसीजंस ऑफ जुडिशियल कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स, न्यायालय व न्यायाधिकरणों के निर्णय। फिर है आपका ज्यूरिस्टिक वर्क, विधि शास्त्रियों और भाष्यकारिकों की रचनाएं। फिर सिक्स्थ जो है वो है डिसीजंस ऑफ ऑर्गन्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, वो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के निर्णय। फिर आपका है इंटरनेशनल कमिटी, वो है आपके अंतर्राष्ट्रीय सौजन्य। फिर है आपका स्टेट पेपर्स, फिर है आपके राज्य के पत्र, फिर है स्टेट इंस्ट्रक्शंस, राज्यों के अनुदेश। फिर है रीजंस, वो है आपके तर्क। फिर है प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस, साम्य व न्याय का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम जो आपके सोर्सेस हैं उनको वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहला जो स्रोत है वो है सारवांश स्रोत का पहला स्रोत जो है वो है इंटरनेशनल कन्वेंशन। इंटरनेशनल कन्वेंशन क्या होता है? The Article 38 of Statute of International Court, despite the importance of convention and considered them as the paramount part of the international court. Here convention refers to the treaties which create binding obligation on the state. These are classification into two categories: treaties which form laws and contractual treaties. तो अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय जो है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 38 में अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के महत्व
को दर्शाया गया है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख अंग माना जाता है। यहाँ अभिसमय से तात्पर्य उन संधियों से है जो बाध्यकारी दायित्व उत्पन्न करती है और यह संधियाँ दो प्रकार की मानी जाती है, विधि निर्माण करने वाली संधियाँ और संविदा निर्माण करने वाली संधियाँ। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशंस जो हैं वह अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। दूसरे जो सोर्स है वो है आपका अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कस्टम्स, अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ओपेनहाइम, अ कस्टम इज अ क्लियर and continuous habit of doing certain actions which has ground up under the thought that these actions are obligatory, essential for consideration of custom. अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं जो है उसको समझाते हुए प्रोफेसर ओपेनहाइम जो है वो ये कहते हैं, प्रथा निश्चित कार्य को करने की स्पष्ट एवं एक निरंतर प्रक्रिया है जो इस विचार के अधीन विकसित हुई है। यह आबद्धकारी है, मतलब ये बाउंडिंग है और बाउंडिंग है। इसके आवश्यक तत्व क्या क्या है? कोई भी प्रथा को एसेंशियल कंडीशन फुलफिल करने पर ही इसे लीगली महत्व माना जाता है। अगर इनमें ये एसेंशियल कंडीशंस नहीं है तो उसे लीगली इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। उसमें सबसे पहला जो कंडीशन है वो है इट शुड बी प्रैक्टिस सिंस फ्रॉम एंशिएंट टाइम। सबसे पहला जो इसका आधार माना जाता है वैधता के लिए, उसमें यह माना जाता है कि प्रथा जो है वह दीर्घ काल से प्रचलित होनी चाहिए। तो अगर कोई भी प्रथा है जो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यह माना जाता है कि प्रथा जो है वह काफ़ी लंबे समय से, मतलब यह कहा जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति यह कहता है कि यह प्रथा जो है सोसाइटी में या समाज में चली आ रही है, तो उसे ये कहना चाहिए कि उसके पूर्वजों के टाइम से या बहुत लंबे टाइम से ये जो प्रथा है वह प्रैक्टिस में चली आ रही है। फिर दूसरा जो है इंटरनेशनल कस्टम्स शुड बी सर्टेन। उसका मतलब ये होता है कि प्रथा निश्चित होनी चाहिए, ये स्पेसिफाइड होनी चाहिए। ये नहीं कि कभी प्रथा किसी अन्य रूप में होती है, उसके बाद किसी अन्य रूप में होती है, उसके बाद किसी अन्य रूप में होती है, कि जिस प्रकार से एक बार उस प्रथा का पालन किया गया है वो सर्टेन होनी चाहिए और सभी के द्वारा उसी प्रकार से उसका पालन किया जाना चाहिए। फिर थर्ड जो कंडीशन मानी जाती है वो है इट शुड बी इन प्रैक्टिस फॉर कंटिन्यूस टाइम। इसका तात्पर्य होता है प्रथा जो है वह निरंतर प्रचलन में होनी चाहिए। तो कोई भी प्रथा जो है विधिक रूप तभी प्राप्त होती है जबका उसका पालन लगातार उसका पालन किया जाना चाहिए। फिर है इंटरनेशनल कस्टम शुड बी यूनिफॉर्मिटी इन देम। तो उसका तात्पर्य यह होता है कि प्रथा जो है वह में एक रूपता होनी चाहिए, एक ही जैसी होनी चाहिए सभी के लिए, सभी राज्यों के लिए उसे एक ही रूप में स्वीकार किया जाना जरूरी माना जाता है। फिर है इंटरनेशनल जो आपके कस्टम्स है वो रीजनेबल होनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि प्रथा जो है वह तर्कसंगत होनी चाहिए। उसके बाद है इट शुड नॉट बी अगेंस्ट द मॉरल प्रिंसिपल। अगर कोई भी प्रथा ऐसी है जो मॉरल प्रिंसिपल्स या पब्लिक पॉलिसीज़ के अगेंस्ट, जो पब्लिक पॉलिसीज़ ऑफ स्टेट है उसके अगेंस्ट मानी जाती है, तो उसे वैधता का दर्जा नहीं किया जा सकता है। तो प्रथा नैतिक होनी चाहिए, वह लोक नीति के अनुकूल होनी चाहिए, तभी प्रथा जो है उसे विधिक रूप का दर्जा दिया जा सकता है। फिर सोर्सेस में जो थर्ड जो सोर्स है वो है आपका जनरल प्रिंसिपल of law recognized by the civilized nations. It refers to the general rules which are accepted by almost all the nations and are recognized by them. For example, res judicata, estoppel, principle of natural justice, right to hearing, etc. It is generally considered that the principles of law recognized by civilized nations are considered in the international law only when the international court accepts such principles at least in one case. तो नेक्स्ट जो आपका स्रोत है वो है सभी राज्यों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य नियम। सभी राज्यों के द्वारा स्वीकृत सामान्य नियम से क्या अभिप्राय है?
इससे अभिप्राय उन सामान्य नियमों के बारे में है जिनको सभी सभ्य जो राज्य है उनके द्वारा उसे स्वीकृति प्रदान कर दी गई है या मान्यता प्रदान कर दी गई है और सभी उसे स्वीकार करते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल्स देखे जाएं तो प्राण न्याय का सिद्धांत, विबंध का सिद्धांत, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, चीर भोग का सिद्धांत और सुनवाई का अधिकार इसके कुछ एग्जाम्पल्स माने जाते हैं जिसे सभ्य राज्यों के द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। और कोई भी सिद्धांत जो है वह सभी राष्ट्रों के द्वारा स्वीकृत है या नहीं है, इसको एक बात से निर्धारित किया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा उसे कम से कम एक बार, अगर कोई भी डिस्प्यूट, कोई केस है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सम्मुख आया है, उसमें इस थ्योरी में से एटलीस्ट वन केस में अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इसे स्वीकृति प्रदान कर दी है, तभी वह सिविलाइज्ड नेशंस के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड जनरल प्रिंसिपल के अंतर्गत माना जाता है। फिर है आपका डिसीजन ऑफ जुडिशियल कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या न्यायाधिकरणों के निर्णय according to the article 38 subclause 1d of a statute of international court, decisions of judicial courts and tribunal contributes a lot into international law. Professor Oppenheim considered that although the decisions of the courts of state or nations of courts are not considered in the international law, but when the decisions of different nations court reflected uniformity, then they are considered under the general principle and forms international law, example nationality, extradition, diplomatic immunity, etc. तो अगर हम ये देखें कि न्यायालय व न्यायाधिकरणों के द्वारा जो निर्णय किए गए हैं उनके अंतर्गत क्या आता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद में न्यायिक निर्णय महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आर्टिकल 38 सब क्लॉज घ के अनुसार विधि के नियमों का निर्धारण इस आधार पर किया जाता है, प्रोफेसर ओपनहाइम के अनुसार, जैसे राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों का अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में स्वीकार तब तक नहीं किया जाएगा जब तक अन्य राज्यों के द्वारा दिए गए निर्णय उसी के समान या एक रूप नहीं होते हैं। तो वे अंतर्राष्ट्रीय प्रथागत नियम बनने की क्षमता रखते हैं अगर बहुत सारे राज्य जो हैं वह उस नियम को समान रूप से उसके पक्ष में निर्णय दिया गया है। तो इसके जो एग्जाम्पल्स है वह राष्ट्रीयता, प्रत्यर्पण और राजनीतिक जो उन्मुक्तियां हैं, राजनीतिक जो प्रतिनिधि होते हैं या दूत होते हैं उनको जो विशेषाधिकार दिए जाते हैं एजेंट्स को, वो इसके एग्जाम्पल्स माने जाते हैं। उसके बाद है आपका जुरिस्टिक वर्क। Article of 38 of Statute of International Law, the opinion and creations of jurists have been critically in understanding international law. Eminent jurists like Grossom, Wallet, Becky Soik, etc. were by the International Court at various occasions. विधि शास्त्रियों व भाष्यकारियों की रचनाएं अंतर्राष्ट्रीय विधि की संविधि के अनुच्छेद 38 के अनुसार योग्य विधि शास्त्रियों के मतों तथा उनकी रचनाओं का अंतर्राष्ट्रीय विधि को जानने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इनमें से कुछ जो विधि शास्त्री हैं, ग्रोसियस, वॉलेट, बाइकर, सोयब आदि की जो रचनाएं हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा कई बार अपने डिसीजंस में प्रयोग किया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है डिसीजंस ऑफ द ऑर्गन एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के निर्णय। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंगों के प्रस्तावों द्वारा आंतरिक कार्यों के लिए जो भी नियम या सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं वे संबंधित सदस्यों पर आबद्धकारी प्रभाव रखते हैं। साथ ही इन संस्थाओं के अंगों को अर्ध न्यायिक या अर्ध विधायिक निर्णय देने का अधिकार होता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय विधि में यह महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इंटरनेशनल decisions of organs of international institutions, the rule and regulations framed by international institutions regarding international working and binding upon its member. Additionally, these organs are considered semi-legislature or a semi-judicial, so they process right to delivered decisions. It holds special value in international law. तो अंतर्राष्ट्रीय विधि शास्त्रियों और भाष्यों के अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के जो निर्णय हैं वह
सभी राज्य जो उनके सदस्य हैं और जिन्होंने यूनियन जो यूएनओ है उनको स्वीकृति प्रदान की है, वह उसे मानने के लिए बाध्यकारी माने जाते हैं। इसलिए इनके द्वारा जो इनके ऑर्गन्स के द्वारा जो इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके द्वारा जो भी डिसीजंस किया जाता है वह उनके मेंबर्स उनको स्वीकार करते हैं। इसलिए इनका जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के जो निर्णय हैं वह भी अंतर्राष्ट्रीय के विधि के निर्माण में या उनके सोर्सेस में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो ये सारे जो सोर्सेस हैं वो है आपके मैटेरियलिस्टिक स्रोत। नेक्स्ट जो करेंगे वो है आपके औपचारिक या फॉर्मल सोर्सेस, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।